blame on blank pages. Hello students, I hope all you're good. This is Ashish and welcome to Confia and Good Education. आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ये इसका 5th पार्ट है। 4 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो पहले उन्हें देखिएगा, सीक्वेंस में चलिए ताकि हमें आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो, समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट ही है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं होती, पार्टी में लोकतंत्र नहीं होता कि पार्टी कैसे चल रही है, उसके प्रोसीजर, उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह सारी क्या डेमोक्रेटिक नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। जो पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिविजुअली, जैसे आम आदमी पार्टी के अलग, बीजेपी के अलग, कांग्रेस की अलग, तो जो पावर होती है पॉलिटिकल पार्टी की वो किसी एक या एक से कुछ ही ज्यादा लोग, कुछ ही लीडर्स के पास वो पावर होती है सारी पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टी मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती कि उसकी पार्टी के कौन कौन मेंबर है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि वो उसकी पार्टी के ये लोग मेंबर्स हैं, ठीक है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो पार्टी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं रखती, मतलब अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उस पार्टी की उनकी मीटिंग्स वगैरह रेगुलरली नहीं रखती है। ना ही वो इंटरनल इलेक्शन करवाते हैं रेगुलरली। इंटरनल इलेक्शन का मतलब है जैसे कि पार्टी का जो लीडर है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट कौन रहेगा, इसके भी इलेक्शंस होते हैं, हर पार्टी का अपना इलेक्शन होता है, बीजेपी का अलग, कांग्रेस का अलग, ठीक है। तो इन पार्टीज के इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं होते, ठीक। Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party। जो पार्टी के आम लोग होते हैं, आम कार्यकर्ता होते हैं, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये सारी ही इंफॉर्मेशन आम लोगों को, मतलब उस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता होते हैं उनको होती ही नहीं है। They do not have the means or the connection needed to influence the decisions। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनके पास ना ही पावर्स होती है, ना ही कनेक्शन होता है कि कोई भी अगर पार्टी जो डिसीजन ले रही है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे कि अगर कांग्रेस अब जैसे कि पंजाब का ले लो, पंजाब एक स्टेट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, ठीक है। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्टेट इलेक्शन जीत गई, तो अब सीएम चूज करना है कि सीएम कौन है। तो जितने एमएलए चूज हुए उन्हीं में से कोई सीएम बनेगा। तो अब ये सीएम कौन बनेगा ये एमएलए चूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो एमएलए चूज करते हैं, पर इनडायरेक्टली पार्टी में इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि पार्टी के जो हायर लीडर है वो डिसाइड करते हैं कि कौन वहां का सीएम बनेगा। जैसे आम आदमी पार्टी जीती थी तो केजरीवाल ने डिसाइड किया कि भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब वैसी पार्टी के एमएलए ले लो या फिर ऑर्डिनरी मेंबर्स ले लो, अगर वो चाहे भी तो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री मत बनाओ, वो तो जो उनकी हायर अथॉरिटी है वही। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, कि एक या कुछ ही लीडर जो होते हैं वो पावर का यूज करते हैं, हायर पावर्स जो जितनी भी पावर्स हैं उन सब पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं पार्टी में। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट। कि जो लॉयल्टी है, मतलब उसके अगर मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या कार्यकर्ता मान लो, फॉलोवर्स मान लो, तो उनकी लॉयल्टी उनकी पार्टी के प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज के की तरफ होने की बजाय ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस पर्सनल पर्सन के लिए लॉयल है। जैसे कि अगर एक आम आदमी पार्टी का फॉलोअर्स का ले लो, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी में अगर केजरीवाल ले लो, ठीक है, और डेप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ले लो, या कोई भी अनल दूसरा नाम ले लो, या मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, मनीष का, ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी है। अब
केजरीवाल और मनीष, ये दो लोग हैं। तो अब जैसे कि 50 फॉलोवर्स है जो इस पार्टी को फॉलो करते हैं, तो अब 50 फॉलोवर्स आम आदमी पार्टी को फॉलो नहीं कर रहे। इसमें से कुछ होंगे जो जैसे कि 35 मान लो जो केजरीवाल के सपोर्टर्स होंगे, ये जो केजरीवाल के ही फॉलोवर्स होंगे, या इनकी लॉयल्टी इसके लिए बहुत ज्यादा होगी। ये फॉलोवर्स तो आम आदमी पार्टी के हैं, पर इन 35 लोगों की लॉयल्टी केजरीवाल की तरफ है और 15 लोगों की लॉयल्टी किसकी तरफ है? मनीष सिसोदिया जी की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयल्टी की जो बात हो रही है वो पर्सनल लॉयल्टी ज्यादा होती है पार्टी के लॉयल्टी की तरफ का, अगर कंपैरिजन में देखें तो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब होता है परिवारवाद। मान लो कि जो पार्टी की जो पावर्स है वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती रहती है। मतलब फैमिली के पहले एक पीढ़ी आएगी, फिर वो अगली पीढ़ी पे ट्रांसफर होगी। मतलब इस पावर पूरी पार्टी को चलाती कौन है? एक फैमिली ही चलाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पे देख लो, कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी से आज तक जितने भी आपके पीएम हुए, प्रधानमंत्री हुए, उसमें मोस्टली देखोगे तो एक ही पार्टी के। पहले जवाहरलाल नेहरू जी हुए, वो भी एक ही फैमिली के। फिर उसके बाद उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए आए, वो अलग थे परिवार से। पर उसके बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी उसी पार्टी से। फिर इंदिरा गांधी लंबे समय तक रही। फिर इंदिरा गांधी के बाद इनके भी बेटे आए, राजीव गांधी भी वो रहे, पीएम रहे। फिर उसके बाद अब इनके पार्टी के जो अब देखो पीएम, उसके बाद तो और पर नरसिम्हा राव भी है, नरसिम्हा राव जी भी आए, मनमोहन सिंह जी भी आए। पर उस टाइम पे भी जब अलग अलग पीएम आए, उस टाइम पे भी जो हायर अथॉरिटी पावर थी, मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो गांधी परिवार ही रहा। तब भी कौन रहा? गांधी परिवार के ही पास पावर थी, अथॉरिटीज थी तब भी। अलग अलग पीएम आए तब भी। अब इसके पास देखोगे तो करीब इस पार्टी ने 70 साल या 80 साल के करीब राज किया। इन 70-80 सालों में मोर देन 50 ईयर्स, अप्रोक्स मान लो 50 ईयर्स एक ही परिवार ने राज किया है, गांधी परिवार ने ही राज किया है। ठीक है, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या रखती हैं? ओपन और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोसीजर्स नहीं रखती अपने फंक्शंस के लिए, कि वो जो भी काम करती है कि वो पारदर्शिता रखती हो, कि कोई भी उनकी प्रैक्टिस इसको देख रहा हो कि वो क्लियरली है। मतलब उसमें कोई घपलेबाजी या कोई भी राजनीति चालबाजी नहीं है। लीडर्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। अब इसमें क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो ऐसी पोजीशंस पे होते हैं, हायर पोजीशंस पे होते हैं, जिनके पास सब कुछ पावर्स होती है पार्टी को लेके। तो वो क्या करते हैं? अनफेयर एडवांटेजेस रखते हैं। अनफेयर एडवांटेजेस मतलब कि जो फायदे पहुंचाते हैं, अपनी पावर का फायदा पहुंचाते हैं किसको? उन लोगों को जो उस आदमी के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जो लीडर की पोस्ट पे बैठा हुआ है। द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। तो इसमें जो पावर्स होती हैं पार्टी की, वो हमेशा एक ही फैमिली होल्ड करके रखती है। मतलब सिर्फ टॉप पोजीशन, ये नहीं कि सारी पावर, टॉप पोजीशन की पावर, जैसे कि पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो गांधी परिवार के नहीं हैं एट प्रेजेंट, पर उससे पहले राहुल गांधी रहे थे अध्यक्ष। ठीक है, राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष रही थी। वो एक ही फैमिली से थे जो हायर पावर को होल्ड कर रहे हैं, पर अभी नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करें कौन है अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। ठीक, फिर उसके बाद है पीपल who do not have adequate experience of popular support came to occupy positions of power। अब देखो जब डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है तब कई बार क्या होता है कि जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो किसी ऐसे बंदे के हाथ में चली जाती है, ना ही जिसको राजनीति या पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होता है, ना ही उसे पब्लिक का सपोर्ट मिला होता है, ना ही उसके उसी की पार्टी का सपोर्ट मिला होता है, जिसकी वजह से उस पार्टी की छवि धीरे धीरे डाउन होती है, वो पार्टी डाउन होती चली जाती है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैलेंज।
रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, पार्टीज का मतलब पार्टीज के अंदर मनी का क्या रोल है और मसल पावर का क्या रोल है। मसल पावर का मतलब यहाँ समझ लो बाइसेप ट्राइसेप मसल से नहीं है, लोगों का कितना दबदबा होता है अपने एरिया पे या गुंडे मवाली समझ लो, उस मसल पावर की यहाँ पे बात हुई है। ठीक, पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पार्टीज का फोकस किस पे होता है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे उसके लिए वो किसी भी तरह के शॉर्टकट्स को यूज करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ठीक, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स, वो उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देते हैं, तैयार रहते हैं अपनी तरफ से, जो उनको फंड अरेंज करके देते हैं, फंड अरेंज या रेज करके देते हैं, जो उन्हें बहुत सारा पैसा देते हैं। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decision of the party। जो अमीर लोग होते हैं या कंपनीज होती है वो पार्टी को क्या देती है, फंड देती हैं, जिससे पार्टी का काम चलता है, मतलब पेट चलता है, इन द सेंस वो इलेक्शन लड़ पाती है। इलेक्शन लड़ पाती है तभी तो इलेक्शन लड़ेगी, जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसी के लिए बिजनेसमैन कंपनीज उनको फंड देती है, और फंड जब देगी तो वो उनसे काम भी कराएगी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो लोग जो अमीर लोग होते हैं, कंपनीज होती है, वो जब पैसा देती है तो उनके पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करती है कि उनके अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंस मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाए। सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल, कुछ केसेस में पार्टी क्या करती है, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि क्रिमिनल्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उनका दबदबा ज़्यादा होता है एरिया में। पर आज की पब्लिक क्या है, एजुकेटेड, उसे पता है किसे चूज करना है किसे नहीं। बट आज भी लोग क्या होते हैं, पार्टीज क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक, पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर। अब हम यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइसेस का मतलब समझेंगे कि मीनिंगफुल चॉइसेस का मतलब होता है क्या है, और अब ऐसा क्यों नहीं रह गया है कि पार्टीज एक मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफर करे वोटर्स को, वोटर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए। अब ये लोग आप सुनते भी होंगे कि सब तो ही चोर है, किसको वोट दे। तो हम वही समझेंगे कि मीनिंगफुल चॉइसेस क्या होती है। पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, पार्टीज को डिफरेंट होना चाहिए सिग्निफिकेंटली, उनकी पॉलिसीज आइडियोलॉजीज वगैरह। बट रिसेंट ईयर्स कुछ सालों में क्या हुआ है, डिक्लाइन आया है, डिक्लाइन मतलब पता ही होगा, गिरावट आई है किस चीज में, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस में। किसकी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस, पार्टीज की। तो जो पार्टीज के आइडियोलॉजी डिफरेंसेस थे, जो उनकी सोच में फर्क था, विचारों में फर्क था, अब वो डिक्लाइन गिर गया है पहले के मुकाबले। तो फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी, जो लेबर पार्टी थी, ब्रिटेन की है ये, और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की, अब इन दोनों की आइडियोलॉजी में कुछ खास फर्क नहीं रह गया है। पहले कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी पुरानी विचारधारा की थी और लेबर पार्टी न्यू आइडियोलॉजी के साथ आई थी, पर अब कहीं ना कहीं दोनों की आइडियोलॉजी क्या हो गई है, सेम है। They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented। मतलब कि जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज के फंडामेंटल एस्पेक्ट सेम ही होते हैं। फंडामेंटल एस्पेक्ट जैसे मान लो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, या वाटर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखोगे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो फंडामेंटल एस्पेक्ट तो यही हो गया ना, सबसे बड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या हो गया, फ्री, कि कौन फ्री देगा। अब कोई 200 यूनिट भी फ्री दे सकता है, कोई 300 यूनिट भी फ्री दे सकता है, कोई 400 यूनिट भी फ्री दे सकता है। ठीक, 4000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 तक ठीक है। कोई 100 यूनिट भी फ्री दे सकता है। तो फंडामेंटल तो एक्सपेक्ट यही है, फ्री का माल। बट फ्री कितना देना है ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, या पार्टीज कैसे पॉलिसी को फ्रेम करती है। ठीक, इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में देख लो, द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव रिड्यूस। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी बनती थी, अब कहीं ना कहीं सारी पार्टीज की जो पॉलिसीज है वो सेम ही है, डिफरेंस ही नहीं रह गया चूज करने के लिए कि कौन सी पार्टी को हम चूज करें। अब सारी क्या है, सब ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, कहीं ना ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं।
कहीं ना कहीं सब इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लुएंसेस है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती हैं, तो कहीं ना कहीं सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में सेम है। तो इसी वजह से अब हमारे पास ऑप्शन नहीं रह गया है किसी भी नए लीडर को इलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीडेड टू बी रिफॉर्म्ड। ये जो पॉलिटिकल चैलेंजेस अभी तक हमने देखे उनको पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी, हमने जो चैलेंजेस देखे तो पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है किसके लिए, रिफॉर्म होने के लिए, ताकि वो उन चैलेंजेस से लड़ सके या उन चैलेंजेस के ठीक किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टी एक बेटर ऑप्शन बने या और भी ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में बेटर हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इसका डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है अब ये देखते हैं। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties। पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई एमएलए या एमपी है, उसने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा, इसकी सीट पे इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद जब वो एक एमएलए बन गया, एक इलेक्टेड मेंबर बन गया, तो उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी अदर पार्टी लाइक बीजेपी में ज्वाइन हो गया जाके। अब जैसे ही ये क्या होगा, इससे क्या होता था, जीतती तो ये पार्टी थी पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी पैसा खिला के या किसी भी तरीके से उसके जो एमएलए होते थे उनको कम करके खुद सरकार बना देती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, लोगों का जो इलेक्ट मतलब वोटर जिसको इलेक्ट करते थे, जिस पार्टी को चूज करते थे, वो पार्टी गवर्नमेंट में ना आने की जगह दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती थी। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी ऐसा करता है तो उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब वो उस मेंबर नहीं रह जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना। ठीक है, द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज ही और शी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर। वही जो हमने अभी बात देखी, वो अपनी सीट लेजिस्लेचर में लूज कर देगा। दिस लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। अब इस लॉ की हेल्प से जो डिफेक्शन था वो कम हुआ, मतलब लोग अब जो मेंबर्स होते थे वो अब कम अपनी पार्टियों को छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनकी सीट तो चली जाएगी, वो मेंबर रह ही नहीं जाएंगे असेंबली के। तो इस वजह से अब इसका, आप देखो हर चीज पॉइंट के कुछ फायदे होते तो कुछ नुकसान भी होते। वैसे इस लॉ का भी एक नुकसान हुआ था। अब नुकसान क्या है वो देख लेते। एमपी एंड एमएलए जो थे अब उन्हें मजबूरी हो गई, कंपल्शन हो गई कि अब जो भी पार्टी लीडर रूल बनाएंगे उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया तो वो अपनी सीट भी खो देंगे। तो जिसकी वजह से उन्हें कंपल्सरी हो गया या कंपल्शन हो गई कि अगर लीडर कुछ गलत चीज भी कर रहे, गलत बात भी कर रहे, तो उन्हें वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट क्या करता है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने ये ऑर्डर पास किया था किस लिए, कि जो मनी और क्रिमिनल्स लोगों का यूज होता है इलेक्शन जीतने के लिए, उसे रोका जाए या कम किया जा सके। अब इसके थ्रू क्या हुआ, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, ये मैंडेटरी कर दिया गया हर कैंडिडेट के लिए जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसे एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता था, जिसमें वो क्या करता था, वो अपना ब्यौरा या अपनी डिटेल्स देता था, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी है, उस पर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या पेंडिंग केसेस हैं उसके खिलाफ, वो सारी चीजें उस एफिडेविट में उसको दर्ज करा के इशू करनी पड़ती है ताकि वोटर्स को पता चले। ठीक, बट इसके भी नुकसान है, देखो कि क्या है, मतलब खामी है इसमें। बट देयर इज अ नो सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चेक करे कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है। तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे, एफिडेविट इशू करेंगे, ये तो कोर्ट ने लॉ बना दिया, पास कर दिया ऑर्डर, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चेक करे कि वो इन्फॉर्मेशन सही दे रहे या गलत दे रहे। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न।
कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या करे, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शंस कराएं। जैसे प्रेसिडेंट को चूज करना है तो प्रेसिडेंट चूज करने के लिए भी इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी प्रेसिडेंट बना देगा। रिसेंटली अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुने गए हैं उनके लिए भी इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन के थ्रू ही चूज किए थे। बस इस इलेक्शन में आम पब्लिक वोट नहीं डालती, उसमें कांग्रेस पार्टी के फॉलोवर्स या मेंबर्स ही वोट डालते हैं अपना अध्यक्ष को चूज करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने यही ऑर्डर किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भी होने चाहिए और उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। The parties have started doing so but sometimes it is mere formality। तो पार्टीज ने इसको करना स्टार्ट तो कर दिया पर समटाइम्स कभी क्या होता है, ये एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का एग्जांपल ले लो, इन्होंने अपना नया अध्यक्ष तो चुना पर कहीं ना कहीं सबको पता था कि वही चुने जाने हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हेड लीडर्स है उन्होंने उसको पहले ही ऐसा कह रखा था या इनडायरेक्टली अनाउंस कर रखा था कि उन्हीं को चूज या उन्हीं को वोट डालना है, ठीक है। तो ये कई बार फॉर्मेलिटी भी रह जाती है। इट इज नॉट क्लियर इफ द स्टेप्स हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। पर इस ऑर्डर से ये कहा नहीं जा सका कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आई है या इस ऑर्डर में कुछ चेंज स्पेशल लेके आया है। अभी तक हमने जितने भी देखे वो सारे इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। किस लीडर ने करे, कोर्ट ने करा, इलेक्शन कमीशन ने किया। बट ये कुछ सजेशंस है कि ये कुछ सजेशन दिए गए कि पार्टीज इसको अप्लाई कर सकती है या इलेक्शन कमीशंस के लिए, ठीक है। तो पहला है, और लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के जो आंतरिक अफेयर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी क्या होना चाहिए, लॉज बने होने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जो उसके मेंबर्स के लिए हो कि उसके इतने मेंबर्स हैं। टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा शख्स हो जिसको अथॉरिटी हो कि वो एक जज के रूप में एक्ट कर सके कि अगर पार्टी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए हाई पोस्ट्स के लिए, कि पार्टीज के जो अंदर हाई पोस्ट है वो इलेक्टेड मेंबर ही उन पे बैठे पार्टी का ही हो वो भी, ठीक है। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets। मतलब एक कि सॉरी, वुमेन 1/3 वुमेन को क्या होना चाहिए, 1/3 वुमेन कैंडिडेट को भी चांस, मतलब कंपल्सरी होना चाहिए कि 1/3 वुमेन ही होंगी जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी, उन्हें टिकट मिलेगी। जैसे कहीं पे दिल्ली पे 70 सीट्स हैं तो 70 सीट्स का 1/3 निकाल दो तो कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेट आपका 23 समथिंग पड़ेगा, ठीक है। तो 23 जो सीट्स है या टिकट है, जो 23 टिकट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए कि हर पार्टी अपनी पार्टी से 23 वुमेन्स को खड़ा करेगा इलेक्शन के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। गवर्नमेंट को पार्टीज को फंडेड करना चाहिए, पैसे देने चाहिए कि वो अपनी पार्टी के अंदर फ्रीली इलेक्शन करा सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड ऑफ पेट्रोल। ये सपोर्ट दिया जा सकता है कैसे, पेट्रोल के फॉर्म में, पेपर या टेलीफोन एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद दो और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट वे, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशराइज कर सकते हैं, कैसे, या तो कोर्ट में पेटिशंस डाल के, पब्लिसिटी करके लोग सामने आए, फिर उसके बाद एगिटेशंस, ठीक है, मतलब आंदोलन वगैरह, ठीक, पब्लिसिटी, एगिटेशंस, दबाव समूह ग्रुप्स वगैरह हो गए, ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स, वही दबाव समूह या मूवमेंट, आंदोलन करके, जिनके थ्रू वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है, इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट
by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगेगा कि अगर वो लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं तो लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको मजबूरन कंपल्सन हो जाएगा उनके लिए कि वो लोगों की बात सुने और अपने आप को रिफॉर्म करें। ठीक। सेकंड वे, दूसरा वे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव, पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्रूव हो सकती हैं अगर जो लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या जो चेंज चाहते हैं वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर ले। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगे जो पहले से ही चेंजेस चाहते हैं, तो वो पार्टी के अंदर जाने के बाद चेंजेस कर सकते हैं उसमें। तो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है, जो डेमोक्रेसी बनी रहेगी, वो किसकी वजह से रह सकती है, अगर लोग खुद पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करे, ना कि दूसरे ही कहे कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो ये कुछ तरीके हमने देखे जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।